जय हिंद बच्चों। बहुत दिन बाद लेकिन आज एसी जनरेटर बता ही देंगे आपको। ठीक है, एक एसी जनरेटर एक ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि सर बताइए। ठीक है, देखिए आज आपको एसी जनरेटर बताते हैं। आज ही आपको कंप्लीट कर लेना है, कुछ है नहीं, टू द पॉइंट बताएंगे, ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। ठीक है, जो बता रहे हैं वो आप याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट लेकर आए हुए नोट्स, कंप्लीट नोट्स इसमें मिलेगा आपको। थ्योरी जो है सो, फिगर जो है सो और डिफिनेशन जो है सो, हर चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको कंप्लीट कर ही लेना है, आज ही कंप्लीट कर लीजिए। आज अगर देख रहे हैं वीडियो तो आज ही कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका नाम एसी जनरेटर भी होता है और इसको एसी डायनेमो भी कहते हैं। ठीक है, एसी जनरेटर या एसी डायनेमो आ जाएगा तो आपको यही काम करना है जो आप करने जा रहे हैं। वन बाय वन करना है आपको। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखना है। कोई भी डिवाइस जब आप बनाइएगा एग्जाम में तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, इसका डिफिनेशन, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद इसका फिगर बनाइएगा। फिगर बनाने के बाद उस फिगर में जो जो लगा कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग और थ्योरी साथ में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखिएगा नोट्स में तो एक नंबर नहीं काटेगा, 5 के 5 नंबर आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना है। ये हो गया आपका हेडलाइन, ये लिखा रहेगा। स्टार्ट करना है। सोचिए कि एसी जनरेटर का काम क्या है, वहां से आप डिफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। एसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको देता है। ठीक है, आप जनरेटर को चालू करते हैं तो वही हुआ मैकेनिकल एनर्जी। उसको जो हम लोग रोटेट कर रहे हैं वहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। बात आ रही समझ में? तो मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे उसे कहते हैं हम लोग एसी जनरेटर। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, AC generator is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy। ठीक है, ये आपको शुरू में लिख देना है। अब बात आता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए एसी प्रिंसिपल बोर्ड में कैसे लिखेगा, ये पेन जो यूज कीजिएगा अलग पेन यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, डिफिनेशन लिखिएगा, ब्लैक पेन से ब्लू पेन से लिख दीजिएगा। उसी तरह ब्लैक पेन से प्रिंसिपल लिखिएगा और फिर ब्लू पेन से ही आप यूज कीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा से लिखिएगा, नहीं सजा के लिखिएगा खूबसूरती से, तो नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। या ब्लू से ही लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को 2 बार लिख दीजिएगा, है ना, 2 बार चला दीजिएगा पेन, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको फोकस जाए कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, ठीक है, तो ऐसे जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। प्रिंसिपल किस पे काम करता है, प्रिंसिपल एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एसी जनरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, लिख दीजिएगा कि एसी जनरेटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एकदम सिंपल सा एक फिगर बनाइएगा। देखिए ये फिगर जो बनाए हैं बहुत आसान है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इस फिगर को देख लीजिए ध्यान से। ये फिगर हम आपको बना के बता देते हैं फिर से। ये फिगर जो आपको दिख रहा है, लग रहा होगा लेंदी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपको हम बना के बताते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको इस तरह से एक मैग्नेट लिख देना है नॉर्थ, इसके बाद यहाँ एक बना लीजिएगा, देख लीजिए एक बार में ये याद हो जाएगा। इधर लिख दिए साउथ। अब बीच में एक रेक्टेंगुलर इस तरह से क्वाइल बनाइएगा, इस तरह से रेक्टेंगुलर क्वाइल। यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिएगा, इसको यहाँ मिला दीजिएगा, इसको यहाँ खींच दीजिएगा, इसको यहाँ खींच दीजिएगा। देखिए इतना तो आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक रिंग बनाइएगा, यहाँ भी एक रिंग बनाइएगा। रिंग बना दिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिएगा उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ से एक लाइन खींचिएगा ऐसे, यहाँ लगा दीजिएगा रेसिस्टेंस, यहाँ से एक लाइन खींचिएगा ऐसे, यहाँ लगा दीजिएगा रेसिस्टेंस। ये हो गया रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये रिंग हो गया, है ना। यहाँ लगा दीजिएगा ब्रश ऐसे, और यहाँ भी लगा दीजिएगा ब्रश ऐसे, मेटल ब्रश होता है, इसका नाम दीजिएगा B1, इसका नाम दे दीजिएगा B2। ये जो रिंग बनाए इसका R1
इसका R2। ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसको कहते हैं आर्मेचर। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये बेसिकली क्या है, कॉइल है, तो कॉइल को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो ये हो गया आर्मेचर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम क्या दे दिए, आर्मेचर, आर्मेचर ही इसको बोलते हैं। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे 3 लाइन आपको बना देना है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। देखिए फिगर कितना आसान, अभी जैसे हम फिगर बनाए थे ऐसे आपको बना देना है, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं हम क्या क्या बताएं यहाँ पे। ये हो गया 2 रिंग हो गया, 2 ब्रश हो गया, नॉर्थ मैग्नेट साउथ मैग्नेट, 2 परमानेंट मैग्नेट हो गया, और बीच में क्या रोटेट करेगा, आर्मेचर, जिसको क्या कहेंगे, कॉइल बोलेंगे। चलिए तो वही फिगर हम बनाए हैं, आप देखिए फिगर हम वही बनाए हुए इसमें। देखिए ये सेम टू सेम उसी तरह बनाते हैं, एकदम सिंपल है, इसको बना दीजिएगा। अब इसमें जो हम बनाए हैं यही कंस्ट्रक्शन में आता है कि इसको बनाने में हम लोग क्या क्या यूज किए, तो उसको अब लिखेंगे। यहाँ तक हो गया, तो अब इसको लिखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 पार्ट्स। इसमें 4 पार्ट्स है, कौन कौन था, एक आर्मेचर है, एक फील्ड मैग्नेट है, एक स्लिप रिंग है, और एक हो गया आपका ब्रश, एक हो गया आपका ब्रश, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट जो है इसको इसी तरह से आपको लिखना है। आर्मेचर में क्या लिखेंगे, इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ओन्ड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कॉपर वायर से बना हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, जो एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ऐसे से घुमा हुआ है। अब आता है फील्ड मैग्नेट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट विच हैज नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। आर्मेचर रोटेट इन द गैप बिटवीन द पोल्स। 2 मैग्नेट लिए परमानेंट मैग्नेट, जिसके गैप में जो बीच जगह बचा है उसमें कौन घूम रहा है, आपका घूम रहा आर्मेचर, ये लिखा हुआ है। अब आ गया स्लिप रिंग। स्लिप रिंग जो रिंग वहां लगाए हुए हैं है ना, ज्वाइंट नहीं है, स्लिप करेगा, वो अगर घूमेगा तो सिर्फ टच रहेगा, स्लिप करेगा। 2 मेटल्स रिंग्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ द कॉइल्स। 2 वैसे जो कॉइल आया हुआ था वो दोनों एंड में कनेक्टेड। रिंग्स आर रोटेट विथ द आर्मेचर, ठीक है। रिंग्स जो है वो रोटेट कहां कर रहा है, आर्मेचर के साथ। देखिए यहाँ पे 2 रिंग्स लिखा हुआ है कि 2 मेटल्स रिंग्स R1 और R2 आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द कॉइल्स। ये जो आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो आर्मेचर आया हुआ है इसमें कनेक्ट है कौन, रिंग, यहाँ भी कनेक्ट है रिंग, और जब ये कॉइल घूमेगा तो रिंग भी क्या होगा, रिंग भी घूमेगा, ठीक है। वो चीज यहाँ लिखा हुआ है, वो चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं कि टू मेटल्स रिंग R1 और R2 आर कनेक्टेड टू, है ना, कनेक्टेड टू 2 एंड्स ऑफ द कॉइल्स, ठीक है, कॉइल्स के एंड्स में कनेक्ट है। रिंग्स आर रोटेट विथ द आर्मेचर, आर्मेचर घूमेगा तो रिंग्स भी घूमेगा। अब आ गया ब्रश, यहाँ क्या लिखे हुए हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 मेटल पीसेस B1 एंड B2, है ना, प्रेस द स्लिप रिंग्स। वो जो स्लिप रिंग है उसको प्रेस किए हुए इस तरह से, ये मान लीजिए ब्रश है आपका, इस तरह से आप प्रेस किए हुए हैं, ज्वाइंट नहीं है, रिंग और ब्रश ज्वाइंट नहीं है, बस रिंग घूमेगा तो ये टच रहेगा उसमें। बात आ रही समझ में, जैसे ये अगर घूम रहा है तो ये इसमें टच रहेगा, ऐसे टच रहेगा, प्रेस किए हुए है, करंट आ जाएगा लेकिन ये उसके साथ घूमेगा नहीं, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। लोड रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस B1 एंड B2 आर कॉल्ड ब्रशेस। लोड रेसिस्टेंस, बाहर का जो रेसिस्टेंस है ये इसी से ब्रश से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। सिंपल ये है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में आर्मेचर है जो घूम रहा है, इस आर्मेचर के एंड पे 2 रिंग लगा हुआ है जो आर्मेचर से ज्वाइंट है। जब आर्मेचर घूमेगा तो रिंग भी घूमेगा, लेकिन ये जो ब्रश है, ये ब्रश और ये रिंग कनेक्ट नहीं है, ये सिर्फ टच किए हुए है, तो करंट इधर से आएगा, और ये तुम्हारा हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जिसमें आप बाजा बजा सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, है ना, ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, करंट इधर से इधर आ जाएगा। बात आ रही समझ में, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन के सारा जो बात था वो हम आपको समझा देंगे, इसी तरह आपको लिखना होगा, ठीक है। जो देखिए इसमें से कुछ हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, ये याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, 2-2 लाइन, ठीक है, आप लिखिएगा। लेकिन अगर आप 100% लिखते हैं तो नंबर 100% मिलेगा। अब आता है बाबू इसमें आता है थ्योरी एंड वर्किंग।
अब थ्योरी एंड वर्किंग में देखिए लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं। देखिए क्या है, लेट एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। ऐसे कॉइल घूमेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे अगर कोई कॉइल है तो इस पे एरिया वेक्टर इधर अगर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो ये हो गया एंगल, थीटा क्या हो गया, एंगल। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो आराम है लिखना, एन ए ओमेगा थीटा बी लिख देना है ऐसे लेट करके। ठीक है, अब स्टार्ट होता है इसका कैलकुलेशन। ये अगर लिख लिए तो कैलकुलेशन। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है और थीटा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा टी। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे। अब क्या करना है, हमको निकालना है वोल्टेज का फॉर्मूला। तो वोल्टेज कैसे होगा, वोल्ट हम लोग को क्या बताया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी कॉइल को अगर घुमाते हैं तो उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। तो आप बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा, बी ए एन कॉस थीटा, बी ए एन कॉस थीटा। एन क्यों लिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है। अब बताइए थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी ए एन कॉस ओमेगा टी, बगल में लिख देंगे थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी है। चलिए, ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्राइडे सेकेंड लॉ में क्या बोला गया था कि किसी भी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। फर्स्ट में ये बोला गया, सेकेंड में क्या बोला गया कि जितना ज्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फ्राइडे यहाँ सेकेंड लॉ लगा दे, फ्रॉम फ्राइडे लेंज रूल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज। यहाँ लेंज क्यों लिखाया पता चला, लेंज इसलिए क्योंकि लेंज के द्वारा डायरेक्शन पता करते थे और फ्राइडे लॉ के द्वारा इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, इसलिए फ्राइडे लेंज लॉ लिखाया। बात आ रही समझ में। अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे तो फ्राइडे सिर्फ रह जाएगा, लेकिन फ्राइडे और लेंज लग गया मतलब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। आपको बताए थे लेंज में क्या बोला गया था कि जो जिसको पैदा करता है वो उसी का विरोध करता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग फ्राइडे लेंज रूल लिखे हैं। फ्राइडे लेंज रूल लग गया जब यहाँ माइनस लग गया, लेंज हटा देंगे तो माइनस हटा देना पड़ेगा। ठीक है, हमको डायरेक्शन के साथ हमको बनाना है इक्वेशन को, इसीलिए हम लोग फ्राइडे लेंज दोनों लगा दिए। तो ई इक्वल टू हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई का वैल्यू कितना है, बी ए एन कॉस ओमेगा टी। तो फाई की जगह ये पूरा पुट करेंगे। एकदम छोटा सा कैलकुलेशन है, ये खत्म हो चुका है, कुछ अब इसमें है नहीं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी और यहाँ लिखेंगे बी एन ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए बी एन ए जो है वो कांस्टेंट है, इसको ले लीजिए बाहर, तो यहाँ माइनस बी एन ए ले लिए बाहर, अंदर हो गया डी बाय डी टी, ये हो गया कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन तो आप जान ही गए होंगे अभी तक। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस बी एन ए और कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा को यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो इक्वल टू हो गया बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। लेकिन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बी एन ए ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट, ई नॉट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट, मतलब इतना वोल्टेज इंड्यूस करता है कोई भी जनरेटर, जहां पे हम लिख सकते हैं वेयर ई नॉट इक्वल टू बी एन ए ओमेगा, जिसको हम बोलेंगे पिक वैल्यू ऑफ EMF, induced EMF।
ये लिख, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं, ये बी एंड ए ओमेगा की जगह ई नॉट लिख दिए हम लोग, ये चारों की जगह क्या लिखते हैं, ई नॉट, इसलिए लिखे वेयर ई नॉट की जगह क्या लिखे हैं, ये पूरा लिखे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो गया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर आप इतना लिख देते हैं यहाँ तक तो आपको 5 नंबर देने से वो जरा सा भी कंजूसी नहीं करेंगे, आराम से 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किए, टू द पॉइंट आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा खींचने से कोई फायदा है नहीं, एग्जाम के समय है। तो इसी तरह से एक वीडियो और आपके लिए लाएंगे जिसको कहते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में एकदम टू द पॉइंट बताएंगे, ये डेरिवेशन या ये डिवाइस और ट्रांसफार्मर आपको करके ही जाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मेहनत करते रहिए, जब तक एग्जाम नहीं देते हैं तब तक मेहनत करते रहिए, ठीक है। आपका पक्का रिजल्ट होगा, ठीक है। बस आप लगे रहिएगा, जब तक एग्जाम लिख नहीं देते सारा तब तक अभी कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम, ठीक है। चलिए, थैंक यू।